नमस्कार दोस्तों। सुपरनोवा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इंडियन इकोनॉमी सीरीज की इस वीडियो में हम आज स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया मतलब भारत में बैंकिंग प्रणाली की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो की पीडीएफ दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक्स। भारत में बैंकों को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कॉमर्शियल मतलब वाणिज्यिक बैंक्स, कोऑपरेटिव मतलब सहकारी बैंक्स और डेवलपमेंट मतलब विकास बैंक। कॉमर्शियल बैंक्स को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स मतलब जो बैंक्स आरबीआई एक्ट 1934 की शेड्यूल 2 यानी कि अनुसूची 2 में लिस्टेड हैं, उन्हें शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स कहते हैं। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के तहत रेगुलेट किए जाते हैं। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एसबीआई और नेशनलाइज्ड बैंक्स आते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इंडियन और फॉरेन बैंक्स आते हैं। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के लिए क्राइटेरिया क्या होता है? पहला क्राइटेरिया है बैंक्स की पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स 5 लाख से कम नहीं होने चाहिए। दूसरा है बैंक्स द्वारा आरबीआई को इस बात के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए कि उसके अफेयर्स उसके डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हो। अब एक एक करके सभी टाइप्स के बैंक्स को डिस्कस करते हैं। पहला है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज करके बनाया गया था। ये 3 बैंक्स थे बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में एसबीआई के रूप में नेशनलाइज्ड किया गया था। एसबीआई को नेशनलाइज्ड बैंक्स की लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया था क्योंकि यह स्टार्टिंग से स्टेट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एसबीआई में 50% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग्स है। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेशनलाइज्ड बैंक्स के बारे में देखते हैं। 1949 में बैंकिंग कंपनीज एक्ट पास किया गया, जो बाद में बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट बन गया। इसने भारत में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क दिया। 1969 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कुछ प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए, जिनसे बैंक्स पर सोशल कंट्रोल लाया गया और 14 बैंक्स को यानी 14 बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया। नेशनलाइजेशन के रीजंस क्या हैं? इकोनॉमिक पावर का कुछ लोगों के पास कंसंट्रेशन होना, कॉमर्शियल बैंक्स के पास प्राइवेट ओनरशिप का होना और बैंक्स पहले अर्बन एरियाज में लोकेटेड थे, इसलिए एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज को निगलेक्ट किया जा रहा था क्योंकि ये प्रायोरिटी सेक्टर नहीं थे। नेशनलाइजेशन के बाद प्रोग्रेस के बारे में देखते हैं। ब्रांचेस का रूरल एरियाज में भी बड़ी संख्या में एक्सपेंशन हुआ और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी इंक्रीज देखने को मिला है। इसके साथ साथ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन और बैंक्स लेंडिंग में इंक्रीज देखने को मिला है। बैंक्स ने फाइनेंशियल स्कीम स्टार्ट कर दी है जिसने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला है। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में देखते हैं। ऐसे बैंक्स जिनकी मेजर शेयर्स प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के पास में प्राइवेट बैंक्स कहे जाते हैं। एचडीएफसी बैंक्स, एक्सिस बैंक्स ये इंडियन प्राइवेट बैंक्स हैं और एचएसबीसी
सिटी बैंक, फॉरेन प्राइवेट बैंक्स के एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखते हैं आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स। आरआरबीज को 1975 में पास हुए एक ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश और आरआरबी एक्ट 1976 के तहत एग्रीकल्चर और अदर रूरल सेक्टर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। आरआरबी को एम नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन पर सेटअप किया गया था। आरआरबी नाबार्ड द्वारा सुपरवाइज की जाती हैं और उन्हें आरबीआई के द्वारा बताए गए रेगुलेटरी नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आरआरबीज हैं। गवर्नमेंट की वन स्टेट वन आरआरबी की पॉलिसी के तहत भारत में आरआरबीज की संख्या 28 है। अब देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। भारत में स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड होती हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 और बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1955 के तहत रेगुलेट होती हैं। ये वन मेंबर वन वोट और नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर काम करती है। इसमें जो कस्टमर्स होते हैं वही कोऑपरेटिव बैंक्स के ओनर होते हैं। ये मेनली एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर्स को फोकस करती हैं और इसके साथ साथ ये शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड हैं। कौन कौन सी? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ये स्टेट लेवल पे होती हैं, और दूसरा है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं, और तीसरा है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ यानी कि पीएसीज, ये विलेज लेवल पे होती हैं। अब शॉर्ट टर्म के अलावा लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए ये लैंड डेवलपमेंट बैंक्स और कोऑपरेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स में डिवाइडेड हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स भारत में पहली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट सपोर्टेड और गवर्नमेंट सब्सिडाइज फाइनेंशियल एजेंसीज हैं। डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में देखते हैं। ये ऐसे सेक्टर्स को लॉन्ग टर्म लोन देने का काम करती हैं जो ज़्यादा रिस्की हैं और कॉमर्शियल बैंक से सफिशिएंट लोन्स की पहुंच से दूर रहते हैं। नाबार्ड, सिडबी, आईएफसीआई, एग्जिम, नेशनल हाउसिंग बैंक्स और मुद्रा बैंक्स आदि मेजर डेवलपमेंट बैंक्स के एग्जाम्पल्स हैं। इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है नाबार्ड, मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना बी शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड एक्ट 1981 को इम्प्लीमेंट करने के लिए हुई थी। इसने आरबीआई के एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट और रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल तथा एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को रिप्लेस किया था। – 2018 में इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 5,000 करोड़ से 30,000 करोड़ कर दी गई थी। 2019 में आरबीआई ने नाबार्ड में अपनी स्टेक होल्डिंग्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेल कर दी, जिससे नाबार्ड अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फुल्ली ओन्ड की जाती है। नाबार्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को इम्प्लीमेंट करने की मेन एजेंसी है। नाबार्ड के रोल्स क्या क्या हैं? नाबार्ड रूरल एरियाज में वेरियस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन क्रेडिट देने वाले इंस्टीट्यूशंस के लिए एपेक्स फाइनेंसिंग एजेंसी के रूप में काम करती है। नाबार्ड इन इंस्टीट्यूशंस को रिफाइनेंस करती है जो
रूरल सेक्टर्स को फाइनेंस करते हैं। नाबार्ड रीजनल रूरल बैंक्स को सुपरवाइज भी करती है। रिफाइनेंस फैसिलिटी मेनली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स और आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड अन्य इंस्टीट्यूशंस के लिए अवेलेबल है। आगे देखते हैं, अगला बैंक है सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1990 में इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पर्पज से हुई थी। इनिशियली यह आईडीबीआई मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की होली ओन्ड सब्सिडरी थी, बट करेंटली इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड इंस्टीट्यूशंस के पास में है। एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट और डेवलप करने के उद्देश्य से सिडबी ने क्रेडिट प्लस अप्रोच अडॉप्ट की है। इसके तहत क्रेडिट फैसिलिटी के अलावा यह एमएसएमई को प्रमोशनल और डेवलपमेंटल सपोर्ट के थ्रू स्किल अपग्रेडेशन, मार्केटिंग क्लस्टर डेवलपमेंट आदि को भी सपोर्ट कर रही है। अगला बैंक है आईएफसीआई यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल आईएफसीआई लिमिटेड को 1948 में आईएफसीआई एक्ट 1948 के तहत एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के रूप में इंडस्ट्रीज को मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए सेटअप किया गया था। आईएफसीआई 1993 में कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड किया गया। इस तरह यह पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई। आईएफसीआई आरबीआई में रजिस्टर्ड सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी भी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी कि एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक को 1982 में आईडीबीआई के इंटरनेशनल फाइनेंस विंग के ऑपरेशंस को टेक ओवर करने के लिए सेटअप किया गया था। एग्जिम बैंक पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओन की जाती है। एग्जिम बैंक के फंक्शंस क्या क्या हैं? एग्जिम बैंक प्लांट्स, मशीनरी और रिलेटेड सर्विसेज के एक्सपोर्टर्स को मीडियम टर्म क्रेडिट्स के फॉर्म में डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। यह इंडियन कैपिटल गुड्स एंड रिलेटेड सर्विसेज के इंपोर्ट के लिए फॉरेन इंपोर्टर्स को ओवरसीज बायर्स क्रेडिट भी देती है। यह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट और फाइनेंस में भी हेल्प करती है। अगला बैंक है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक को 1988 में एज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब वैधानिक संगठन के रूप में नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत सेटअप किया गया था। यह इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ज्यूरिसडिक्शन में आती है। नेशनल हाउसिंग बैंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को रजिस्टर, रेगुलेट और सुपरवाइज करती है। इसका ऑब्जेक्टिव लोकल और रीजनल लेवल पर एज ए प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करना है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेशनल हाउसिंग बैंक को आरबीआई द्वारा रेगुलेट किया जाता है। 2019 में आरबीआई द्वारा इसके स्टेक होल्डिंग्स सेल करने के बाद नेशनल हाउसिंग बैंक की 100% ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। अगला है मुद्रा बैंक। इसका फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक है। इसे 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कम रेट पर लोन्स देने के लिए की गई थी, जो एमएसएमई सेक्टर को उस टाइम क्रेडिट फैसिलिटी देते थे। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल था? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, शॉपकीपर्स, फ्रूट वेजिटेबल वेंडर्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज, आर्टिसंस और रूरल एंड अर्बन एरियाज में अदर सेक्टर्स। इसके तहत 3 टाइप्स के लोन दिए जाते हैं। शिशु, इसमें
50,000 रुपये तक के लोन दिए जाते हैं। दूसरा है किशोर, इसमें 50,000 रुपये से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। और तीसरा है तरुण, इसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। तो ये था भारत में बैंकिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर। इसमें हमने बैंक्स के क्लासिफिकेशन और उनके टाइप्स को डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा और ज्ञानवर्धक लगा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।